बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ जुमे का मुबारक दिन है। आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और आज के दिन आप लोगों से खुसूसी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी नमाज जुमा अदा करें तो ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसके लिए अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें। अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसजूद हों कि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और इस वबा का खात्मा करे। साथ ही साथ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सुबह जो चीज़ मेरी आंखों के सामने से गुजरी वो बहुत ज़बरदस्त है। वो ये है जी, अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी ममनू करार दी गई है। अच्छा फैसला है। इससे कबल भी इसको ममनू करार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे थे कि धड़ल्ले से हर जगह पर आपको नौजवान छोटी छोटी उम्र के लड़के जो हैं वो सिगरेट नोशी करते नजर आ रहे थे, लेकिन इस पर कार्रवाई कोई नहीं की जा रही थी। अब जो इसमें नई चीज़ ऐड की गई है, एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई है, वो चाहे बस अड्डा हो, वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, लोगों से रिक्वेस्ट ये की गई है कि वो साथ में अपना किरदार अदा करें, एक पिक्चर लें, इस एप्लीकेशन के थ्रू पहुंचा दें तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि मनशियात की वजह से हम देख रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल तबाह होती चली जा रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूं। शो का आगाज़ करते हैं। पहले सेगमेंट से जानते हैं आज शहर का मौसम कैसा रहेगा। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए मौसम आज कैसा रहेगा? बारिश के इम्कानात हैं क्या? जी सर, शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी जो है वो देखने में आई है। और सुबह के वक्त भी दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कम से कम रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और दूसरी जानब अगर स्मोक की बात की जाए तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पिछले दिनों की निस्बत जो है वो कम है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले दिनों में 350 से 400 तक भी रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हवा में नमी का तनासब सुबह के वक्त 73%, जबकि शाम के वक्त जो है वह 57% तक जाने का इम्कान है। और मौसम जो है आज खुश्क ही रहेगा और महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज़ तक शहर में बारिश ना होने का इम्कान जो है वह जाहिर किया है। लेकिन दर्जा हरारत कम होने के साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में धुंध पड़ने के इम्कानात भी हैं। जी, बहुत शुक्रिया जुनेद, मौसम की सूरत हाल आपने बताई। चलते हैं शहर की सूरत हाल की जानिब। पहली खबर है जी, हस्पताल मैनेजमेंट बोर्ड के इख्तियारात सल्ब। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अब खुद ही उम्मीदवारों को बुलाकर इंटरव्यू करने लगा है। कोरोना से मजीद 6 अमवात, 237 नए केस। मरीजों की तादाद 57,000 से तजावुज कर गई। स्क्रीनिंग किट्स खत्म, कैदियों में एड्स और हेपेटाइटिस फैलने का खदशा। मार्केटों में तजावुजात, पार्किंग प्लाजों का वादा 25 साल बाद भी पूरा न हुआ। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आपके? ठीक ठाक। इरफान, ये मौजूदा सूरत हाल पर बताइएगा। कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और हालात हमारे सामने हैं, अवाम जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रही। इस पर एक कमेंट चाहिए, फिर अगली खबर की तरफ चलते हैं। ना, इस पे यही है कि जब तक हम अपने जो सरकारी इदारे हैं उसके ऊपर 100% इसका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक अवाम जो है इसको संजीदा नहीं लेगी। जब तक हम देखेंगे कि सियासी नुमाइंदे या सरकारी इदारे जो हैं, हमारे वार्डा के एहलकार या वासा के या जो लेस्को में पुलिस के, हर रोज मुख्तलिफ इदारों से खबरें आ रही हैं, वहाँ पे केसेस आ रहे हैं। उनके केसेस आने की वजह क्या है? उनकी वजह यही है कि हम जब सरकारी इदारों के अंदर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते तो हम आवाम से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल ऐसे। खैर, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की लीड स्टोरी हमारे पास है जी, हस्पताल मैनेजमेंट बोर्ड के इख्तियारात सल्ब और प्रिंसिपल सिम्स के लिए भिजवाया गया पैनल नजरअंदाज कर दिया गया है। और इस खबर में साथ साथ ये भी बताया गया है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अब खुद ही उम्मीदवारों को बुलाकर इंटरव्यू करने लगा है। ये तो इख्तियार इनका नहीं है। बिल्कुल। और आप इसमें देखें कि ये चीज़ें जो हैं साबका दौरे हुकूमत में अगर चलती थी तो इसके ऊपर काफ़ी तनकीद की जाती थी। हमारी वज़ीर सेहत जो हैं वो भी इस बारे में बात करती थी कि ये जो इख्तियारात जो हैं ये वज़ीर आला के हैं, तो इसमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो किस तरह जो अमल
दखल कर बिल्कुल सकता ऐसे है। ही। लेकिन अब वही जो है वो प्रैक्टिस जो है अब यहाँ पे भी हमें रिपीट नज़र आती हुई नज़र आ रही है। और ये सिर्फ आपको हेल्थ सेक्टर में नहीं, आपको हर जगह जो है वो इस तरह की मनमानियाँ और हुकूमती जो आपने ओहदेदार रखे हैं उनकी जानिब से इस तरह के इकदामात हमें आए रोज़ नज़र आ रहे हैं। अब देखें ना कि इसके अंदर जो हॉस्पिटल में टीचिंग हॉस्पिटल जितने होते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल एक पैनल बना के वज़ीर आला पंजाब को भिजवाते हैं। उसके बाद जब उनकी सवाबदीद है कि वो पैनल को डिसाइड करें, उसमें से एक चूज़ नाम करें, उसको जो है वो तैनात करें, एमएस लगाएं या प्रिंसिपल लगाएं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि वज़ीर सेहत जो है हमारी, उनके ज़ेर असर जो है, उनकी ज़ेर सदारत एक उनकी कमेटी बनाई गई स्पेशलाइज हेल्थ की, उसने अपनी मर्ज़ी से ही इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए। जबकि ये काम जो है वज़ीर आला के, शायद वज़ीर आला बिजी थे इस वजह से ये होना शुरू हो गया, या फिर उनको जो है वो इस तरह नहीं। इस पे बहुत सारे इम्कानात इरफान ये भी हैं कि वज़ीर आला साहब को पता ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली। डेफिनेटली, लेकिन उनको बताने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके पास वज़ीर सेहत डॉक्टर हैं जो खुद इस प्रोफेशन के साथ मंजर पे नजर ही नहीं आ रही है। वो आपको पहले कब नजर आई थी? बिल्कुल। आपने देखे कि कोरोना की वेव आपके पास आई, डेंगू की वेव आई, हेपेटाइटिस आपके पास। अब पिछले दिनों हम पोलियो के ऊपर बात कर रहे थे, हम उससे पहले स्मोक के ऊपर बात करते रहे। आपको किसी जगह के ऊपर आपको लगा कि स्टेट की कोई रेट है? ये चीज़ें होती हैं जो स्टेट की रेट कमज़ोर करती हैं कि आपने स्टेट जो है एक कानून के मुताबिक चलानी है, आपने रियासत जो है, रियासत में कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना है। जब रियासती नुमाइंदे जो हैं वो कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे और ख़ुद मनमानियाँ करेंगे, तो इसका जो है वो आपको सूरत हाल ऐसी ही नज़र आएगी जो जैसी कि अब है। अगर यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब को जो टीचिंग हॉस्पिटल, आप देखें टीचिंग हॉस्पिटल का किरदार इंतहाई अहम होता है। जितने भी आपके पास टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ से सिलेक्ट करके जो बेहतरीन लोग होते हैं उनका पैनल जब जाएगा तो उसमें उस पैनल की सवाबदीद है, उस वज़ीर आला की सवाबदीद है कि उस पैनल को चाहे वो कह दे कि ये रिजेक्ट है, इसके अंदर और नाम ऐड किए जाएं, वो नाम भी ऐड करवा सकते हैं। चाहे वो तो इसमें से कुछ सिलेक्ट करके उसको प्रिंसिपल या ऐसे जो एमएस है वो तैनात किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो गंगा ही उल्टी बह रही है। लेकिन इस पे कोई जवाब तलब करने वाला नहीं है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का तो ये इख्तियार ही नहीं है, डायरेक्टली ये इख्तियार वजीर आला का है। अगर वजीर आला ने ये जिम्मेदारी सौंपी है तब तो एक अलग बात है, लेकिन खबर के मुताबिक तो यही बताया गया ना कि ये जो उनका अपना एक स्टैंडर्ड है उससे जो है आगे बढ़कर काम करने की कोशिश की जा रही है। और देखें ये उनको बताना किसने है, उसके ऊपर जो हम लोगों ने तो ये खबर जो है ऑनर कर दी, इसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन असल में इशू है कि आपकी वज़ीर सेहत जो है वो इसके अंदर उनकी जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई जो स्पेशलाइज हेल्थ की, उस कमेटी ने अपने इंटरव्यू पैनल बुलाकर शुरू कर दिए। और अब ये होगा कि मनपसंद जो लोग होंगे उनको प्रमोट करने का सिलसिला जो जारी रहेगा। और ये प्रैक्टिस जब पहले होती थी तो इस पे यही हुकूमत जो है वो एतराज़ात उठाती थी। और इससे आप देखें कि ये सारा जो सिस्टम है वो भी आपका ख़राब होगा। अगर टीचिंग हॉस्पिटल जो हैं वो अपने जो सीनियर ऑफिसर, सीनियर डॉक्टर्स जो हैं उनको चूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं कि आप नहीं, स्पेशलाइज हेल्थ जो है वो खुद ही अपनी मनमानी से लोगों को बुलाएगी और इनको इंटरव्यू करेगी। तो इसमें ये चीज जो है मेरिट की धज्जियां भी उड़ाई जाएंगी और इसी वजह से हमें नजर भी आएगा। डेफिनेटली उसका नतीजा आपको यही नजर आएगा। खबर हमारे पास ये है जी कि लाहौर में 10 अरब की लागत से 500 बेड्स का एक और जनरल अस्पताल बनेगा। पहले वाले जनरल अस्पताल के साथ क्या हो रहा है, वहां तो हर रोज डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास हिफाजती किट्स नहीं है। देखें, अब गवर्नमेंट को 3 साल गुजर चुके हैं। अब इसके बाद इनको याद आया है कि हमने कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग भी करनी है। अब वर्किंग किस तरह हो रही है कि अब ख्याली पुलाव शायद मेरे ख्याल में बनाए जा रहे हैं कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल बना देंगे, यहाँ पे हम अंडरपास बना देंगे, यहाँ पे हम फ्लाईओवर बना देंगे। अब इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं, अब आपको ये चीज़ें शुरू करने वाली थी जब हुकूमत बनी थी, तो उसके बाद जो भी हुकूमत बनती है उसके पास प्लान होते हैं कि हमने करना क्या है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने 3 साल जो हैं वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ज़ाया कर दिए कि हमने फ़लाँ बंदे को पकड़ना है, हमने फ़लाँ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। ये कार्रवाइयों में 3 साल गुजार दिए और अवाम का जो है वो हाल आप जानते हैं, पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का जो हाल हुआ है। इस गवर्नमेंट में आपको बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो कारोबार उनके बंद हैं, जो लोग जो हैं डिप्रेशन का शिकार हैं। अगर यही सर्वे करवा लिया जाए ना कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो माशी हालत की वजह से लोग कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और उनकी दिमागी हालत कैसी है, तो मैं यकीन से दावे से ये कह सकता हूं कि आपने अभी टीचिंग अस्पतालों की सूरत हाल देखी है। जब कभी भी किसी से बात होती है लोग शिकायतें
मुफ्त अद्वियात तो वहां पर वो एक ख्वाब ही वो बनकर रह तो गया आप है। बातें छोड़ लंबी देना। लंबी लाइनें लगी हैं, जल्दी आपको जो है कोई पूछने वाला नहीं है, डॉक्टर्स की कमी का सामना है, फिर कोरोना की वजह से सारी कैपेसिटी आपकी वहां पर है तो मरीज परेशान होकर रह जाते हैं। अभी जरूरत इस अमर की है कि कम से कम जो टीचिंग अस्पताल हैं वहां पर आप फैसिलिटीज को इनहेंस करें, बिल्कुल, बजाय इसके कि आप ये कि हम नया हॉस्पिटल नया बनाएं। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे नया हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए। पंजाब में जो अगर लाहौर शहर को हम देखें तो लाहौर के जितने हॉस्पिटल्स हैं, इसके आसपास के इलाकों से जो डॉक्टर वहाँ पे इतनी जो हेल्थ की सहूलियात मुयसर ना होने की वजह से वो तमाम लोग जो रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर में इस वक्त आपको ज़रूरत है हॉस्पिटल्स की, आपको ज़रूरत है नए टीचिंग हॉस्पिटल्स की, नए जो ऐसे हेल्थ सेक्टर की। लेकिन इसके साथ साथ अस्पताल नए बनाए गए हैं, यही बात बहुत है। सारे अस्पताल शादरा, समनाबाद, वहां पे डॉक्टर्स नहीं बिल्कुल है, यही वहां पे वजह मरीज जाते हैं, है उनका इलाज मुआवजा आप करने इनको वाला कोई नहीं बनाएं, है। लेकिन इसके साथ साथ अपना सर्विस स्ट्रक्चर भी ठीक करें। आपने डॉक्टर्स के जो इश्यूज हैं उनको भी आप जो है वो एड्रेस करें, उनके साथ बातचीत करें। क्योंकि आप देखें यहाँ पे जब बात की जा रही थी कि वज़ीर का जो सेहत हैं वो इस प्रोफेशन से लगाई गई ताकि वो इनके मसाइल जो हैं वो ज़्यादा डीपली वो समझ सकती हैं। लेकिन वो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स आए दिन आपको सड़कों के ऊपर नज़र आते हैं, एहतजाज करते हैं, पैरामेडिक स्टाफ आपको एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज जा रहे हैं वो लोग जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि ना तो आपके पास डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए कोई चीज़ें हैं, ना आपके पास जो शहरी हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए मेडिसिन है। अब कल मैं रोड्स के ऊपर देख रहा था कि एक बड़े बड़े जो सेहत सहूलत कार्ड के बोर्ड अवेजा किए गए थे कि मेडिसिन कार्ड जो है उसका इजरा किया जा रहा है। भाई कहाँ पे किया जा रहा है, कब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे? या अभी इश्तिहार लगाने के ऊपर जो अपनी बड़े बड़े बिल बोर्ड लगा के अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाकर यही काम करना है, तो यही काम तो पहले भी हो रहा था, उसके ऊपर फिर तनकीद क्यों की जा रही थी? अगर वो काम ठीक हो रहा था तो उसको आप कैरी करें, ये ना कि उसको एक चीज़ें आप ब्लॉक करें। मुझे याद है कि हमने कंपैरेटिवली अस्पतालों में अद्वियात लोगों को बिल्कुल मिल रही थी। था। मैं वही आपको मिसाल देने लगा हूँ। ये गवर्नमेंट जब नई नई आई तो इसमें सबसे पहला हमने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर जो कैंसर के पेशेंट थे वो हमें सड़कों के ऊपर नजर आए। सबसे पहला वार जो किया गया था वो कैंसर के पेशेंट थे जो पहले ही जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहे हैं। उनको हमने कभी सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए देखा, कभी हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज करते हुए देखा। उनके मसाइल आप हल नहीं कर पाए। अब आप जो है वो नए चीज़ें जो हैं वो उसको बना रहे हैं, बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप जो पहले चीज़ें बनी हैं कम से कम उनको ठीक कर उन अस्पतालों में फैसिलिटीज पूरी कर दे। सेकेंडली, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है, डॉक्टर्स जो बार बार एहतजाज कर रहे हैं, डॉक्टर मौजूद होंगे तो अस्पतालों का फायदा होगा ना, डॉक्टर्स के मुतालिबात पूरे होंगे, अस्पताल जो आप नहीं बनाएंगे वहां पर कोई इलाज मुआवजा करेगा। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। खैर नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 24 घंटे के फिगर्स जो हमारे पास हैं उसके मुताबिक 6 अमवात हुई हैं, 237 नए केस सामने आए हैं और मरीजों की तादाद शहर लाहौर की बात करें हम 57,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। इरफान साहब, हम देख रहे हैं कि SOPs की बार बार हुकूमत भी बात कर रही है, आवाम को हम भी पैगाम दे रहे हैं। वो जो स्ट्रिक्ट रूल्स अब जो है ना लेकर आने की ज़रूरत है, वो चाहे मार्केटों को लेकर है, मार्केटों में क्योंकि बहुत ज़्यादा रश भी हम हर रोज़ देख रहे हैं। आपने स्कूल्स बंद करा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बाकी जगहों पर भी अब सख्ती करने की ज़रूरत है। अना, इसमें सख्ती करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। आप मार्केट्स के अंदर आपने कानून जो है वो एक लाने की सोच रहे थे, एक तजवीज़ लाई जा रही थी कि जहाँ पे कोई मास्क यूज़ नहीं करेगा उसको फ़ाइन किया जाएगा, फाइन ना किया जाएगा तो उसे फाइन के पैसे लेकर जो है वो किया भी गया, लेकिन फिर वो वापस फैसला ले लिया। वही ना, ये चीज़ें जो है वो आप इस तरह की चीज़ें जब लेकर चलेंगे कि आपके पास कोई ठोस हिकमत अमली है ही नहीं कि आपने करना क्या है, आपने किस तरह इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। आप देखिए, आप शादी हाल जो है उनको आपने बंद किया और उसमें आपने कहा कि ओपन एयर के ऊपर, ओपन जो जगह होगी वहाँ पे आप 300 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते। भाई 300 अफराद भी अगर इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे क्या कोरोना नहीं फैलेगा? ये किस तरह की अजीब सी बातें हैं, अजीब सी हिकमत अमली हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोरोना बहुत बहुत फैल रहा है। अब हम अगर फिगर्स देखें तो फिगर्स में 6 अफराद जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटे में जो है मौत की वादी में चले गए। ये फिगर रोज़ बर रोज़ आपको इसी तरह नज़र आ रहे हैं। कभी 8 अफराद, जो कभी 10 अफराद, डेली बेसिस के ऊपर 8-10 लोग जो हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। और इसमें आप मेजोरिटी ऐसा डाटा आपके पास शामिल नहीं होगा जो लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, जो लोग डर के घरों में बैठे रहते हैं कि अगर किसी को कोई फ्लू हो गया है, किसी को खांसी है या उसके अंदर सिम्टम्स हैं
तो वो घर पे ही अपना उसने इलाज करना शुरू कर दिया। सैंपलिंग का तो कोई तस्वीर यही चीज है, यही चीज है। जब आपके पास कोई हिकमत अमली है नहीं तो उसके बाद आपको इस तरह के मसाइल जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे कि लोग जो हैं वो इसको संजीदा भी नहीं लेंगे, और अगर जो लोग संजीदा लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं उनको आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, डॉक्टर्स आपके एहतजाज कर रहे हैं कि हमें किट्स नहीं मिल रही, हमारी सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है। आए रोज़ हम खबर देखते हैं कि इस जो कोरोना पेशेंट के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो पैरामेडिक स्टाफ वो लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब है जिन लोगों ने इसको फ्रंट लाइन पे आके इसके साथ फाइट करना है, इसमें लोगों को ठीक करना है, लोगों को बचाना है, जब आप उनको नहीं बचा रहे तो अवाम का क्या हाल होगा। तो इसमें ये कहना, अब मैं वज़ीर आज़म की तकरीर कुछ दिन पहले सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कारोबार बंद नहीं किए जाएंगे, मार्केट्स बंद नहीं किए जाएंगे। भाई हम कह रहे हैं ना करें इसको बंद, लेकिन इसके ऊपर कम से कम इंप्लीमेंट तो करवाएं कि आपने कोरोना एसओपीज जो है उसको फॉलो करवाना है, वहां पे लोगों पे इंप्लीमेंट करवाना है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी स्टेट की है, उसकी जिम्मेदारी अवाम की तो है ही है कि उन्होंने खुद भी इससे महफूज रहना है, लेकिन स्टेट को भी इसमें कोई फिलहाल हम जो हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी देख रहे हैं वो यहाँ तक देख रहे हैं कि आपने स्कूल बंद कर दिया, आप रेस्टोरेंट के लिए कह रहे हैं कि डाइनिंग बंद हो जाएगा। इन चीजों के बाद ग्राउंड रियलिटीज जानने के लिए ना तो कोई हुकूमती वज़रा हमें मुतहरिक नजर आ रहे हैं, कम से कम ड्यूटीज लगा देनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस मामले में हमें मुतहरिक नजर आनी चाहिए। आपको एक दो स्टोर्स पे कार्रवाइयां तो नजर आएंगी कि जहां पर एसओपीज को देखा जा रहा है। यही बात है कि पिछले दौर के अंदर जब हम देखते थे कि फूड अथॉरिटी बहुत एक्टिव है, तो तब एक ऑफिसर आई थी, खातून है ऑफिसर थी, उनकी जानिब से बड़े बड़े होटल के अंदर जो जाके कार्रवाई की गई और वहाँ से जो फूड की क्वालिटी अगर बेहतर नहीं होती तो उसको सील किया जाता था, उसकी तशहीर की जाती थी। उससे क्या हुआ कि हमें हर होटल के ऊपर जो है वो एसओपीज के मुताबिक ना सही लेकिन उससे कम से कम नियरेस्ट हमें जो है वो नजर आना शुरू हुआ कि लोग इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमने देखा कि वहां पे कैप पहनी जा रही थी, मास्क पहना जा रहा था, लोग इसको जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो ऑफिसर चेंज हुई, तो उसके बाद हम अब किसी भी आप रेस्टोरेंट पे चले जाएं, किसी भी होटल पे चले जाएं, आपको वो उसके किचन के अंदर एसओपीज जो फॉलो होते हुए नजर ही नहीं आते। यही वजह है कि जब तक आपके हुकूमती नुमाइंदे, सरकारी मशीनरी वो एक्टिव नहीं होगी, वो जाके उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करवाएगी, तब तक आप सिर्फ बयानात देते रहें टीवी पे बैठ के कि हम जी ये इसके ऊपर जो है कोरोना एसओपीज के ऊपर लोग अमल दरामद करें। लोग खुद कैसे करें भाई, जब आप उसके अंदर हुकूमत जो है सीरियसनेस जो है वो अपना शो नहीं करेगी, हुकूमत उसके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ नहीं करेगी, तब तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। स्टार्टिंग में अगर कोरोना आया था तो उसमें आपने देखा कि स्ट्रिक्ट जो है थी वो उसके ऊपर पॉलिसी अपनाई गई थी, हमने रेस्टोरेंट सील होते हुए देखे, हमने मार्केट्स के अंदर कार्रवाइयाँ होती देखी। लेकिन सेकंड वेव के अंदर आप ये कार्रवाइयाँ हो तो रही हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम जो हैं वो फोटो सेशन के लिए हो रही है कि ऑफिसर जाता है और मीडिया को भी साथ में इनवाइट कर लिया जाता है या वहाँ से तस्वीरें उतार के भेज दी जाती हैं कि हमने बहुत कार्रवाई कर ली। लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप देखें, तमाम मार्केट्स में जाके आप देख लें, वहाँ पर आपको कोरोना एसओपीज जो फॉलो होते हुए नजर नहीं आ रहे। किसी जगह के ऊपर आपको उनको रोकने के लिए या उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए फोर्स नजर नहीं आ रही। टाइगर फोर्स आपने बनाई थी कि टाइगर फोर्स से हम बड़ा काम लेंगे, कहाँ गई आपकी टाइगर फोर्स, कहाँ पे गए आपके वादे? अच्छा, ऐसे टाइगर्स भी हमने कभी नहीं देखे कि जिनका काम सिर्फ आराम करना ही है, जो कभी कहीं नजर नहीं आते। ऑब्वियसली टाइगर का तो एक खौफ होता है, लेकिन ये वाले तो टाइगर पता नहीं आराम करने के लिए हैं, कहीं पे भी नजर नहीं आते। खैर, अभी खबर ये है कि जी निजी स्कूलों में बच्चों को बगैर यूनिफॉर्म बुलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। गली मोहल्लों में ट्यूशन सेंटर, एकेडमियां भी खुली रही हैं। अब ट्यूशन सेंटर और एकेडमियों के हवाले से तो कोई वाज़ेह अहकाम थे ही नहीं, अब वो खुली हैं तो ये तो एक अलहदा से बात है। लेकिन स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा स्कूलों से शिकायत आ भी रही हैं। बिल्कुल अना, देखिए जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें कहा गया था तमाम तालीमी इदारे जो है वो इसमें बंद रहेंगे, और तालीमी इदारों के अंदर आपके मदारिस भी आ जाते हैं, आपके स्कूल्स भी आ जाते हैं, ट्यूशन सेंटर या जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो माफिया है जो बच्चों को हॉस्पिटल जो स्कूल्स के अंदर बुला रहा है, वो किस लिए बुला रहा है? वो माफिया उनसे वो फीसें बटोरने के लिए बुला रहा है। अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जब केसेस आए थे तो ये मार्च का महीना था, मार्च में जो है वो केसेस आने शुरू, रिपोर्ट होने शुरू हुए मार्च के स्टार्टिंग में। उसके बाद जो आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, स्कूल्स बंद करने शुरू किए, मार्च से लेकर अब जो है वो 11वां महीना शुरू हो चुका है। उसमें अंदर एक आध महीना जो है आपने बच्चों को स्कूल भेजा, अब बच्चों का एक साल तो पूरा ज़ाया हो गया। उसके साथ साथ अब फीसें जो हैं वो ये माफिया मांग रहा है, तो लोग वो पूछते हैं किस चीज़ की फ़ीसें दें। अगर फ़ीसें नहीं देंगे तो उनके बच्चों के नाम से हैक कर दिए जाएंगे, उनके लिए एक और जो है वो मसला खड़ा हो रहा है। ऊपर से आप दूसरी साइड भी अगर देखें कि स्कूल इंतज़ामिया जो है
जो मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे टीचर्स को भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। टीचर्स को तनख्वाहें इसलिए नहीं जा रही क्योंकि डेफिनेटली जब फीसें नहीं आएंगी तो टीचर्स को कैसे देंगे, वहाँ पे वो बिल कैसे अदा करेंगे, बिल्डिंग जो रेंट पे है उनका रेंट कैसे अदा करेंगे। तो इन चीज़ों को अगर आपने इम्प्लीमेंट करवाना है तो फिर मैं वही बात करूंगा, हुकूमत को संजीदगी दिखानी होगी, हुकूमत को इन लोगों के लिए भी कोई रिलीफ फंड देना होगा। आप स्कूल जिसने बनाया है, जिसने कोई 2 कनाल 3 कनाल या 1 कनाल के अंदर भी उसने स्कूल बनाया है, वहाँ पे उसने टीचर्स रखे हैं। टीचर्स भी कौन लोग हैं? आम लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, जहाँ पे वो सैलरी पर्सन है। अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी डेफिनेटली उनके कारोबार भी मुतासर होंगे, उनके घर भी मुतासर होंगे। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत को उनके लिए कोई पैकेज देना चाहिए। ये ना हो कि अवाम की जेबों से ही पैसे निकालते रहें। हुकूमत जो टैक्स लेती है उसमें से कम इनको जो है अगर फैसिलिटेट करना शुरू करे तो ये आपको ये चीज़ें नज़र ना आए कि आप प्राइवेट जो स्कूल के अंदर बच्चों को यूनिफॉर्म के बगैर जो है बुलाया जा रहा है और सिर्फ इस वजह से बुलाया जा रहा है कि उनसे फीसें बटोरी जाए। इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। पेरेंट्स जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं। कहीं आपके पास ऐसे पेरेंट्स आप उनसे जानते होंगे, उनसे बात होती होगी, जो कहते हैं कि स्कूल की जानिब से जो मैसेज आ गया है अगर वो फीस ना दें, एक फीसों की वजह से बहुत परेशान है। सेकेंडली होमवर्क बच्चों का किस तरह से कंप्लीट कराना है, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं जी अगर हमने बैठ के बच्चे को खुद ही गाइड करना है तो फिर ऑनलाइन क्लासेस का फायदा कोई नहीं। खैर इरफान, एक तरफ आपने बात की थी, मुझे याद आ गया, सहूलत कार्ड, सेहत सहूलत कार्ड जो है वो सिलसिला तो एक तरफ है। यहाँ तो खबर तो ये है जी, कोरोना से निपटने के लिए महकमा सेहत ने $2 करोड़ कर्ज लेने का फैसला कर लिया है। मतलब आपने कोरोना से निपटना है, आपने फिर कर्ज लेना है और फिर हालात बेहतर हो जाएंगे कर्ज लेके। अना, मुझे बिल्कुल जो हमारे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं उनका एक ट्वीट याद आ गया। कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान जो है वो अब इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है कि तमाम जो कोरोना के लिए हम कर रहे हैं, मास्क ले रहे हैं, सैनिटाइज़र वो खुद बना रहे हैं, बल्कि हम दूसरे ममालिक को भेज रहे हैं। स्टार्टिंग में जो सूरत हाल आई थी, ये कहा जा रहा था कि जो कर्ज़े लिए जा रहे हैं, फ़ंड लिए जा रहे हैं आवाम से, बाहर की दुनिया से जो उससे इमदाद मांगी जा रही है, तो उस पर उनका ये कहना था कि अब ये सूरत हाल नहीं है। दूसरे ममालिक से जो सामान आया था वो कहाँ गया, उसका तो कुछ यही पता चीज़ नहीं है। कम से कम डॉक्टर्स को ही दे देते और किसी को ना देते आप। उन्होंने तो अवाम के लिए भेजा था, आप डॉक्टर्स को दें जो एहतजाज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इस गवर्नमेंट की, आपको कौन कौन सी चीज़ें इस गवर्नमेंट के, अगर आप कोई इनसे बात करनी हो तो कम से कम इनके बयानात जो हैं वो इनको उठा के पढ़ा दिए जाए, वो इनको दिखा दिए जाएं। शायद इनको कोई ख्याल आए कि भाई हम क्या वादे करते थे, हम क्या बातें करते थे। अब वो तमाम चीज़ें हम जो हैं वो उसके ऊपर बदल रहे हैं, उनको भी यू टर्न लिए जा रहे हैं। तो इस तरह की जब सूरत हाल होगी तो आप किस तरह समझते हैं कि आवाम इसको संजीदा समझेगी। दूसरी चीज़, आप कोरोना के लिए अब आपने $2 करोड़ जो है वो कर्ज लेने की सोची है, तो जो चीजें आपके पास पहले आई थी वो कहाँ गई? वही ना, कौन इंश्योर कराएगा कि आप अगर कर्ज लेते हैं तो आपके मरीजों को फैसिलिटेट किया जाएगा। जो ऑक्सीजन सिलेंडर नायाब थे, जो वेंटिलेटर नायाब थे, वेंटिलेटर तो हमने खुद बनाने शुरू कर दिया। वो कहीं नजर नहीं आए। हमने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि अब हम वेंटिलेटर खुद बना रहे हैं, और हमारे वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इसके ऊपर बड़ा चर्चा भी किया गया और बताया गया कि हमने अपने वेंटिलेटर बना लिए और हम दूसरी दुनिया को भी भेजा करेंगे। अब वो पता नहीं कहाँ पे भेजेंगे, या उसको भेजने के लिए दोबारा कर्ज ले रहे हैं ताकि हम इनका जो है ट्रैवल चार्जेस पूरे कर सके। इस तरह की जब सूरत हाल होगी तो आप सोचें कि जो चीज़ें ये कहते थे कि अवाम के ऊपर कर्ज़ों का बोझ डाल दिया गया, मईशत हमारी तबाह कर दी गई, तो इस तरह अगर आपने दोबारा वही कर्ज लेने हैं, पहले कर्ज़ों के ऊपर अगर बात की जाए जो पहले इस गवर्नमेंट ने लिए, तो ये कहा जाता है कि पिछली गवर्नमेंटों का सूद अदा करने के लिए अब जो ये लिए जा रहे हैं, आपके पास इमदाद आई, करोड़ों डॉलर की इमदाद आपके पास आ चुकी थी, वो चीजें कहाँ गई? उनका कम से कम इख्तिसाब ही कर लें कि वो चीजें। मैं तो इस खबर को वाइंड अप ऐसे करना चाहूंगी कि जितना मर्जी आप तनकीद कर लें पिछली हुकूमतों को, जो हुकूमतों की रविश रही है ये हुकूमत भी उसी डगर पर है, बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कर्ज पे कर्ज आप ले रहे हैं, उसके फायदे अवाम तक नहीं पहुंच रहे हैं, अवाम परेशान है, दादरसी करने वाला कोई नहीं है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है जी, स्क्रीनिंग किट्स खत्म, कैदियों में एड्स और हेपेटाइटिस फैलने का खदशा है, खतरनाक बीमारियों की तशखीस नामुमकिन हो चुकी है। ये हालात तो बहुत ख़राब हो जाएंगे इरफान साहब। डेफिनेटली आप देखेंगे हॉस्पिटल जो हैं वो आपके वहाँ पे जो तिब्बी सहूलतें नहीं मिल रही,
जेल इंतज़ामिया जो है वो रो रही है कि हमें 1 साल से स्क्रीनिंग की किट्स नहीं मिल रही। स्क्रीनिंग, अब जो भी कैदी वहाँ पे आता है तो उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है कि उसको मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो, अगर कोई मुजरे सेहत जो ऐसी उसकी सूरत हाल है तो उसको दूसरे लोग भी मुतासिर हो सकते हैं ना डेफिनेटली अगर आप वहाँ पे, screening- अगर देखें एक जेल आपके है, अपने जेल जेल के का अंदर अमला। जेल के अंदर आपके पास हज़ारों कैदी हैं। अगर आपने उनकी सेफ्टी देखनी है, ख्वाह के वो किसी के केस के अंदर मुलजिम है या मुजरिम है, उनके भी राइट उसी तरह हैं जी जैसे एक आम शहरी के हैं। उसकी सेहत की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है। अब 1 साल से ना तो वहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए किट्स हैं, ना उनको अब दी जा रही हैं। अब ये उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इरफान साहब? डेफिनेटली गवर्नमेंट की। देखिए, गवर्नमेंट ने इनको फंड देना होता है। गवर्नमेंट ने आप जो जेल हुकाम है उनको आप जब तक देंगे नहीं चीजें तो वो किस तरह करेंगे। तो जेल इंतजामिया की जानिब से कोई रिकमेंडेशन डेफिनेटली भेजी गई होगी, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि वो समझते हैं कि हम हर चीज में बचत करें, हम हर चीज में बचत इसी तरह करेंगे कि उसके जो अखराजात हैं उसको कम करें। भाई जो नेसेसरी चीजें हैं, जो चीजें जरूरी हैं। आप देखें इस जेल के अंदर 200 हेपेटाइटिस के मरीज हैं। अब हेपेटाइटिस अगर आप सिर्फ जेल में आपने 200 बंदा है, बाहर शहर में आप देख ले तो बाहर शहर में भी आपको यही सूरत हाल नजर आती है, क्योंकि स्क्रीनिंग होगी तो आपको पता चलेगा कि क्या इश्यूज हैं। और फिर ये वो बीमारियां जो फैल भी सकती हैं ना? डेफिनेटली ये फैलती हैं, और फैल कैसे रही हैं? ये पानी गंदा होने की वजह से। अब जेल के अंदर अगर गंदा पानी वहां पे मिल रहा है तो इसमें जेल इंतजामिया भी जिम्मेदार है कि जेल में जो मरीज हैं, जो लोग वहां पे पानी पी रहे हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं या उनको खाना ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनको हेपेटाइटिस हो रहा है। हेपेटाइटिस तो देखे ना आप, ये 2 चीज़ों से ही है ना कि आपको पानी अच्छा नहीं मिल रहा, पानी जो है मुजरे सेहत है, या आपका फूड जो है वो क्वालिटी का नहीं है, जिसकी वजह से जो हेपेटाइटिस के मरीज बढ़ रहे हैं। तो इसमें सरासर जो है वो जेल इंतजामिया भी जो है वो उनकी भी जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ अगर स्क्रीनिंग के लिए किट नहीं है तो इसमें हुकूमत को कम से कम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें कि वहाँ पे हज़ारों कैदी हैं, अगर वो हज़ारों लोग जो हैं मुतासिर होंगे तो उससे आपका डेफिनेटली जेल का अमला जो है वो भी मुतासिर होगा। ये लोग जब बाहर आएंगे, इनको अदालतों में लेकर जाते हैं तो वो लोग भी इससे मुतासिर होंगे। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको हिफाजती इक़दाम करने होंगे। ये नहीं है कि 1 साल से वहाँ पे स्क्रीनिंग किट नहीं है तो आपने उसको कहा कि कोई बात नहीं, हम खर्चे बचाएंगे। मुझे पिछले दिनों एक खबर याद है कि हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि 5 अरब रुपए की बचत की गई कि सफाई के निज़ाम के अंदर जो ठेकेदारी का निज़ाम था उसको ख़त्म करके हमने 5 अरब रुपए की जो है वो उसकी सेविंग की इन सालों के अंदर। लेकिन अगर आप बाहर सड़क के ऊपर शहर के अंदर जो विजिट करके देखें तो आपको वो 5 अरब रुपए जो हैं वो ना लगाने का पता चलेगा कि वो क्यों नहीं लगा, तो उससे क्या जो समरात आएगा। क्योंकि आपको गंद जो है वो सड़कों के ऊपर जो डिवाइडर हैं वहां पे बड़े पड़े हैं, जो आपके जो वो बाहर रखे हुए हैं जिसके अंदर कूड़ेदान है वो तमाम के तमाम बड़े हैं, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। तो इस तरह अगर आपने बचत करनी है, इस तरह आपने कौमी खजाने को बढ़ाना है तो खुदारा ऐसा ना करें। अवाम के जो पैसे अवाम के ऊपर तो लगाएं। फंड्स होते हैं इनका जिनका तायुन किया जाता है खाने की मद में, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस भी रखा जाता है कि आया जो फंड्स दिए जा रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए उनको सही तरह से इस्तेमाल किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? दरअसल इशू ये है कि यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हुकूमत की तरफ से फंड जो खाने पीने के लिए जनरेट कर दिए जाते हैं, उसके बाद जो नीचे अमला होता है या जेल इंतज़ामिया होती है उसके अंदर जो है वो ऐसी चीज़ों जो अपने जो चीज़ें अपने पैसे अलहदा कर लेते हैं और उसके बाद जो मुजरे सेहत चीज़ें नाकस फूड जो है वो उनको फ्राहम किया जाता है। अब ये 200 जो हेपेटाइटिस का मरीज़ है, ये मरीज़ जो आया अगर हॉस्पिटल के जेल के अंदर, तो इसमें सरासर जो ज्यादती है वो जेल इंतजामिया की है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि अगर वहां पे आप उनको अच्छा फूड दें, अच्छा उनके लिए पानी पीने के लिए दें, तो ये चीज़ें आपको कम से कम इन चीज़ों से बच सके। एड्स तो चले, एड्स में भी आप देखें कि मैं पिछले दिनों एक मैंने खबर पढ़ी कि पंजाब का ही एक एरिया था जहाँ पे एक हजाम की वजह से पूरे गांव को एड्स हो गया। हजाम वहाँ पे जो ब्लेड यूज़ करता था या वहाँ पे जो वो अपना इक्विपमेंट यूज़ करता था उसको जो है वो उस पे स्टेरलाइज नहीं करते थे, जिसकी वजह से पूरा गांव जो है इसमें मुतासर हुआ। जेलों के भी अंदर यही इंतज़ाम होता है। जेलों के अंदर आपके पास बार होता है हजाम जो मौके पे होता है, और उसको अगर आप इस तरह स्टेरलाइज चीज़ें नहीं देंगे तो ये एड्स की जो बीमारी है ये भी वहाँ पे बढ़ सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए जेल जहाँ पे हुकूमत इकदाम नहीं कर रही वहाँ पे जेल इंतज़ामिया भी नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं कि 29 एड्स के मरीज़ हैं,
ये अब दोस्तों आइंदा हेपेटाइटिस आइंदा के आप चंद मरीज दिनों में देखेंगे आपको हेपेटाइटिस के मरीज भी ज्यादा नजर आएंगे, उसके बाद एड्स के मरीज भी नजर आएंगे, क्योंकि ना तो स्क्रीनिंग होगी आपकी वहां पे कि किस किस को है या किसको नहीं है। ये तो जिन लोगों की स्क्रीनिंग होगी आपको पहले पिछले साल का रिकॉर्ड है वही आपके पास पड़ा हुआ बिल्कुल है, ऐसे ही है, नए साल लेकिन का तो ये रिकॉर्ड है ही चीजें नहीं आपके पास। बिल्कुल ये चीजें कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है। ये बीमारियां इसी तरह से फैलती रही तो फिर बहुत सारे लोग मुतासर हो सकते हैं, जैसा कि इरफान साहब ने जिक्र भी किया है कि अदालतों में भी ये लोग जाते हैं, आपका जेल का अमला भी है, तो वो मुतासर हो सकता है। खैर ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे शहर में जो बड़े मसाइल हैं तजावुजात के, पार्किंग के। इसके लिए वादे हमेशा से किए गए लेकिन पूरे नहीं होते ये वादे। बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, ये थी अपडेट्स हमारे पास। अगली खबर हमारे पास ये है जी, मार्केटों में तजावुजात, पार्किंग प्लाजों का वादा 25 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका और आने वाले 25 साल बाद भी ऐसे ही रहेगा। क्या बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। और इसमें अगर हम मार्केट्स की बात करें तो ना लाहौर के अंदर 465 ऐसे प्लाजे हैं जो मेन बुलवर्ड गुलबर्ग के ऊपर या अहम शाहराहों के ऊपर बनाए गए, जिनकी तरफ से पहले कहा गया कि इनके जो पार्किंग एरिया होगा इसके अंदर जो बेसमेंट है उसको पार्किंग के तौर पे यूज़ किया जाएगा। लेकिन उसके बाद हुआ जब ये प्लाजे मंजूर हो गए इसके ऊपर, क्योंकि जब भी आपने बिल्डिंग लॉज के तहत कोई प्लाजा तामीर करना है तो उसके पास अगर आपके पास 10 मंजिलें हैं तो 10 मंजिलों के लिए आपने उसमें पार्किंग फैसिलिटी को शो करना है। अगर नहीं होगी तो वो जो उसके बिल्डिंग लॉज हैं उसके मुताबिक वो प्लाजा आप नहीं बना सकते। लेकिन 465 ऐसे प्लाजे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इसके एक पूरा डिज़ाइन बनाकर बताया गया था कि 465 ऐसे प्लाजे हैं जिनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये पार्किंग एरियाज़ होंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ उन पार्किंग एरियाज़ को ख़त्म करके वहाँ पे भी कमर्शियल दुकानें बना दी गई, वहाँ पे भी अपने जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो शुरू की गई और तमाम गाड़ियों जो हैं वो सड़कों के ऊपर जो है खड़ी की जाती हैं, या वो लोग आते हैं तो वो उनको तजावजात के तौर के ऊपर वो गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर पार्क करके सारी ट्रैफिक की सूरत हाल बर्बाद करते हैं। अब हम बात करें कि मार्केट, ये तो हो गया मार्केट का एंड कि जो लोग ये खुद करते थे वो क्या था कि पहले कहते थे कि हम प्लाजे बनाएंगे, उस प्लाजों के अंदर पार्किंग एरिया देंगे, लेकिन वो ना दिया गया। अब हुकूमत ने, आप देखिए शहर के अंदर आपको 4 पार्किंग प्लाजे नज़र आते हैं, जिसमें आपके पास एक डी चौक का प्लाजा, एक लिबर्टी का प्लाजा और एक बाल टाउन में जो प्लाजा बनाया गया था पार्किंग का। इन तीनों पार्किंग प्लाजों में अगर आप जाकर देख ले सूरत हाल आपको ऐसी हैरानकुन नज़र आएगी कि वहाँ पे पूरे जो फ्लोर हैं उनके वो खाली आपको पड़े नज़र आएंगे। वहाँ पे वो लोग गाड़ियाँ पार्क करने की बजाय, अगर आप शालम मार्केट का डी प्लाजा हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये आज से 10-15 साल पहले जब बनाया गया था तो इसमें यही प्लान किया गया था कि शालम मार्केट जो है इसके लिए जो तमाम मार्केट के लोग होंगे वो अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क करेंगे। इससे क्या होगा कि शालम को, क्योंकि आप खुला नहीं कर सकते, वहाँ पे इतनी तजावजात आपको हटानी पड़ेंगी सड़कें आपको खुली करने के लिए, तो इसके लिए ये डी प्लाजा बना दिया गया था। लेकिन अभी भी सूरत हाल आज के दिन तक भी आप आके देखें तो शालम मार्केट के जितने दुकानदार होंगे उन्होंने अपनी दुकानों के आगे सबसे पहले तो काउंटर लगवाए होंगे, काउंटर के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे होंगे, उन काउंटर से भी जो हज़ारों रुपया डेली बेसिस के ऊपर लिया जा रहा है। फिर उसके बाद काउंटर के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी आगे खड़ी की होगी, उस गाड़ी के साथ ही उन्होंने वो पिकअप्स, वो ट्रक वो खड़े किए होंगे जिनसे वो सामान उतार रहे हैं। तो फिर अल्टीमेटली हम आपकी बातों से भी अगर ये कर सकते हैं और हो भी ऐसा ही रहा है कि ये खुद जिम्मेदार हैं, जितने ओहदेदार हैं बिल्कुल ये खुद भी जिम्मेदार हैं। हुकूमत से फिर ये क्यों मुतालबा कर रहे हैं? कम से कम अपना अपना किरदार तो अदा कर रहे हैं। आप चैम्बर में मीटिंग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हुकूमत ये खत्म कराए। भैया आप अपनी हुकूमत खत्म करवाए। हुकूमत जब तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करती है, हमें याद है कि जस्टिस साकिब निसार की तरफ से लाहौर के अंदर जो कब्जा ग्रुप थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया था, शालम मार्केट में बड़ा ऑपरेशन किया गया था, लेकिन उनके जाने के बाद वो ऑपरेशन आपको खत्म होता नजर आ गया। उसके बाद उसके ऊपर एज इट इज जो है वो रोक दिया गया और उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। यही सूरत हाल अगर हमारे यहाँ पे रहती है, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है कि एक ऑफिसर आकर या एक जो कोर्ट की तरफ से एक जज ने ऑर्डर दिए तो उसके ऊपर भाई इंप्लीमेंट करने के लिए जो इदारे वर्किंग कर रहे थे उनके जाने बाद उन्होंने अपनी वर्किंग क्यों रोक दी? उस वर्किंग को रोकने की वजह यह है कि वो लोग जिन्होंने ये इसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाना होता है वो तमाम के तमाम लोग इनसे मिले होते हैं और मिली भगत की वजह से ये चीज़ें नहीं की जाती। करोड़ों रुपए का बिजनेस है जिसमें आप देखें तजावजात के लिए जो ऑपरेशन किए गए थे, जिसमें आप तजावजात को हटाने की जिम्मेदारी किस किस की है, उसमें नंबर 1 पे आपके आती है ज़िला इंतज़ामिया, सेकंड पे आती है आपके पास ट्रैफिक पुलिस, फिर आपके पास टीपा आती है और भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जिन लोगों ने जॉइंट एडवेंचर करते हुए ये तजावजात ख़त्म करनी होती हैं।
लेकिन वो तजावज़ात ख़त्म नहीं की जा सकती, क्योंकि हर एक के अपने अपने जो स्टेक्स हैं, किसी के ताजर कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात होंगे, कोई पैसे लेता होगा, कोई जो इसके ऊपर काम नहीं करना चाहता होगा, जिसकी वजह से सर्कल बना हुआ है। पूरा सर्कल है ये। जब तक आप इस सर्कल को ब्रेक नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप 50 ऐसे प्लाजे बना दें, वो 50 प्लाजों की हालत वही 3 प्लाजों की हालत जैसी होगी जो हमने देखते हैं डी प्लाजा में। प्रॉपर हल ये है कि ऑब्वियसली इंतजामिया की जिम्मेदारी है, पार्किंग प्लाजे अगर मुहैया कर दिए जाते हैं, फिर जो ताजिरों के हमारे यहाँ रवैये हैं, बिल्कुल उनसे आपको लगता है कि तजावुजात का खात्मा मुमकिन हो पाएगा? उनसे आपको लगता है ट्रैफिक मसाइल, यहाँ पे ताजिर भी तो ताउन करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं, ताउन करने के लिए तैयार। उसमें देखिए, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जो पैसे की, जब जिस जगह पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। अब ताजरों की हम बात करें, शालम मार्केट की हम बात कर रहे हैं, जो शालम मार्केट कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो है वो सबसे बड़ी मार्केट उसको कंसीडर किया जाता है। उस मार्केट के अंदर आप जाए तो आपको हर दुकान के बाद, जो भी दुकान आपको नज़र आएगी रोड के पास या उसके सामने रोड होगा, तो वहाँ पे आपको तजावज़ात 100% नज़र आएंगी। तजावज़ात में अगर आप मून मार्केट में चले जाएं, मून मार्केट में आपको नज़र आएंगी, आप क्रीम ब्लॉक मार्केट में चले जाएंगे, वहाँ पे नज़र आ जाएगी। कोई एक मार्केट शहर की ऐसी नहीं है जहाँ पे तजावज़ात ना हो। इन तजावज़ात को ख़त्म तो पहले कराएं, आप पार्किंग प्लाजे बाद में बनवा लीजिएगा। जो पार्किंग प्लाजे बने हैं उनको यूटिलाइज़ कर लें। जब तक आप ये चीज़ें छोड़ देंगे कि हमने अपनी दुकान के आगे जो फट्टा लगवा लिया है, हमने अपनी आगे जो एक और दुकान बनवा ली है, इससे हमें जो हज़ारों रुपए डेली के आ रहे हैं, इससे जान छुड़ाएंगे तो फिर आप तजावज़ात ख़त्म करने की बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तजावज़ात ना तो ख़त्म होंगी, आप भी ऐसे ही इसके ऊपर प्रोग्राम करते रहेंगे, हम भी ऐसी खबरें देते रहेंगे, ये लोग भी मुतालबे करते रहेंगे, कार्रवाइयां होती रहेंगी, वो तजावुजात हटाएंगे, लेकिन उसके बाद वो फिर आ जाएंगे, बावजूद हो जाते हैं, या फिर मामलात किस तरह से पैसे दे दिला के आप बिल्कुल फॉर द टाइम बीइंग मामला कर लेते हैं। यही वजह है ना कि आप जब भी ऑपरेशन देखते हैं तो आप देखते हैं कि टाउन इंतजामिया जो है वो करती है कि वहाँ से फट्टे उठाती है, उसमें गाड़ी में रखती है, वो ले जाती है। जब वो लेके जाते हैं उसके बाद वही इंतजामिया जो है वो 100, 200, 300 या 500 रुपए के अंदर वो उन्हें वापस देती हैं। वहाँ पे वो लाकर उसी जगह के ऊपर जहाँ से उनको उठाया जाता है, वहाँ से वो दोबारा कारोबार अपना शुरू करते हैं। और अगली दफ़ा टाउन इंतजामिया इस वजह से नहीं आती क्योंकि टाउन इंतजामिया वहाँ से मंथली लेना शुरू कर देती है और वो कारोबार इसी तरह चलता है। अगर उनसे पूछा जाए आपने कार्रवाई नहीं की तो वो अपने पेपर वर्क आपको दिखाना शुरू कर देते हैं कि हमने इन पे कार्रवाइयाँ की। आप किसी भी टाउन इंतजामिया से कभी भी आप बात करके देखिएगा कि तजावज़ात जो ख़त्म करवाने के लिए, या ट्रैफिक पुलिस से आप बात करके देखिएगा तो उनसे पूछेंगे कि आपने तजावज़ात हटाने के लिए क्या काम किया, तो आपको एक लंबी लिस्ट दे जाएगी। हमने इतने हजार चलान किए, हमने इतने हजार कार्रवाइयाँ की। लेकिन भाई अगर वो कार्रवाइयाँ की असर कहाँ पे, असर कहाँ पे है? असल में इरफान रवैये ये है ना कि आप एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल देते हैं। बात कर दी जाती है प्लाजे नहीं है, सिटी ट्रैफिक पुलिस कहती है कि जी बेजा जो जहां मर्जी पार्किंग कर दी जाती है उसकी वजह से मसला हो रहा है। ताजिर कह देते हैं हमारा काम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का है, लेकिन ताजिर ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं। तो जब तक ये एक दूसरे पर आप जिम्मेदारी डालते रहेंगे, कोई भी अपना किरदार अदा नहीं करेगा, ये मसला मौजूद है और आइंदा 25 साल भी ऐसे ही मौजूद रहेगा। थैंक यू सो मच इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ और आप जानिए न्यूज़ हेडलाइंस, जिसके बाद मुलाकात करवाएंगे आज के मेहमानों से। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं मौसम की तब्दीली के साथ साथ हम जहां बहुत सारी तब्दीलियां देखते हैं वहां ग़िज़ा में भी तब्दीली आती है। सबसे ज़्यादा ग़िज़ा जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं मछली है। इसकी आफादियत क्या है इस पर भी बात करेंगे, सेहत के लिए कितनी अच्छी है ज़रूर इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं, कौन सी मछली कितनी मुफीद है और फिर इसकी तैयारी के मराहिल तमाम क्या होते हैं, ब्रीडिंग का अमल क्या होता है, इस पर हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। मियां गुलाम कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज पंजाब लाहौर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह पाक का करम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर्दियों की सौगात कहा जाता है मछली को, तो मुझे ये बताएगा आपके डिपार्टमेंट में किस तरह से तैयारी की जाती है सर्दियों की आमद से कबल? ऑब्वियसली बहुत सारी तैयारियां की जाती होंगी, क्या क्या मराहिल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फ़िश है ये प्रोटीन है जिस तरह बाकी प्रोटीन है, लेकिन होता ये है कि लोग जो है ना एक रुझान बना चुके हैं कि फ़िश को सर्दियों में ही खाया जाए। हालांकि ये एक प्रोटीन है, गर्मियों में भी खाएं तब भी प्रोटीन है, सर्दियों में खाएं तब भी।
उसके लिए महकमा फ़िशरीज़ खसूसी इक़दामात करता है। हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 एकड़ 15 एकड़ पे फार्म होते हैं, उनसे हम फ़िश निकालते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक पॉइंट बनाते हैं जिस पे हम आवाम को आधे रेट पे तकरीबन सब्सिडी रेट पे जो है ना हम फ़िश मुहैया करते हैं। ये पॉइंट लाहौर में भी मौजूद है, शेखुपुरा, गुजरांवाला, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पॉइंट मौजूद हैं। तो वहाँ पे 2 दिन मंगल और बुध के दिन जो है वहाँ पे फ़िश जो है वो आवाम को सस्ते रेट पे दी जाती है। ठीक है जी, आवाम को सस्ते रेट पर दी जाती है। लाहौर में कहाँ पे पॉइंट है ये भी आपको बता दिया गया है। अब फार्म की मछली कहा जाता है उसकी इतनी आफादियत नहीं है, उसकी वजह क्या है? जी अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि फ़िश के हवाले से आवाम को जानकारी बहुत कम है, जिसकी वजह से कुछ मिथ्स और कुछ गलत बातें आवाम में मशहूर हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जब इसे कंपेयर करते हैं तो हम इसे फार्मी चिकन से कंपेयर करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने देसी चिकन और फार्मी चिकन फ़ौरन कंट्रास्ट के तौर पर आ जाता है। लेकिन सिचुएशन ये है कि जो फ़िश है उसे किसी किस्म की हम हार्मोन वाली खुराक नहीं दे रहे होते। फार्मी फ़िश से मुराद ये है कि हम एक पाउंड में पानी भरते हैं, ठीक है, उस पानी के अंदर आबी पौधे उगते हैं, सही, और फिश उस आबी पौधों को खा के बड़ी होती है। दरिया की फिश भी 1 साल में 1 किलो की होती है और तालाब की जो फिश है वो भी 1 साल में 1 किलो की होती है। सही। तो इसका कंट्रास्ट फार्मी मुर्गी से नहीं है। तो ये ग़िज़ायत में किसी तरह कम नहीं है दरिया की मछली से और फार्म की मछली, इन दोनों को अगर देखें तो ग़िज़ाई एतबार से ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, हमेशा से ज़्यादा लोग जो है वो प्रेफर भी यही करते हैं दरिया की मछली को। कुछ डिफरेंस तो होगा, वो डिफरेंस क्या है वो बता दीजिए। अच्छा, इसमें एक वजह यह है कि जब दरिया के बहते पानी में जो मछली है तो वो चूँकि उसे पानी के बहाव का मुकाबला करने के लिए तेज़ दौड़ना पड़ता है, ख़ुद को मेंटेन करना पड़ता है। पाउंड में ऐसा कोई प्रेशर नहीं क्योंकि पानी रुका हुआ है। तो उस सिचुएशन में मुसलसल एक्सरसाइज में रहने की वजह से उसके मसल मजबूत हो जाते हैं। उसमें जो प्रोटीन की मिकदार है फैट के मुकाबले में थोड़ी सी बढ़ जाती है। सही, ये फ़र्क है जिसकी वजह से सही। तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता था, मेरी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है। डिफरेंट टाइप्स हैं फिश की, वो बताइएगा कौन कौन सी है और किसकी ग़िज़ाई अहमियत ज़्यादा है? जी, पंजाब में मैं यहाँ इजाफा करूँ कि 120 किस्म की मछली हमारे पंजाब के पानी में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। उसमें से 20 से 25 मछलियाँ जो है ना हम वो उसे निकाल के फार्मों में मसनूई तरीके से उनसे बच्चे लेके हम फ़िश फार्मर को देते हैं। ठीक है। तो उनमें पाकिस्तान की जो कौमी मछली है महासेर, ये भी शामिल है, बहुत टेस्टी है। ट्राउट जो है ठंडे इलाके की मरी की मछली है वो भी बहुत टेस्टी है। और जो हमारे लाहौर की फ़िश है राहू तक का तो कोई जवाब ही नहीं है। ज़ैके में भी बहुत अच्छी है। अच्छा, लोग बड़ा प्रेफर करते हैं राहू मछली को, उसकी वजह क्या है? क्या टेस्ट में डिफरेंस है इसके कुछ खास? सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ़िश जो है अवेलेबल है हमारे तकरीबन गर्म पानी की मछली है, लाहौर के आसपास अवेलेबल है और फार्मिंग ज़्यादा इसकी कल्टीवेट की जाती है। दूसरा, अब तिलापिया ने तकरीबन बराबर आ गई है। तिलापिया इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी भी है, उसमें कांटे भी नहीं है। तिलापिया भी इसे रिप्लेस करने वाली है। अच्छा, कोई प्राइस डिफरेंस भी इन मछलियों में होता है डिफरेंट टाइप्स के लिहाज से प्राइस का? इसमें 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं। एक, जब हम एक्सपोर्ट करके बाहर दूसरे इलाकों से इंपोर्ट करते हैं, दूसरे मुल्कों से करते हैं, तो वो कास्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे हमारी जो कुछ मछलियां हैं महंगी हैं, जैसे ट्राउट है वो महंगी है, रहू जो है 300-400 रुपये किलो मिल जाती है, इसी तरह तिलापिया है 300-400 केजी मिल जाती है। और मतलब अच्छा, ये है फिंगर कि फिश बहुत सारे लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि उसमें कांटा नहीं होता, खाने में आसानी होती है। उसका मुतबादिल अब हमारे पास तिलापिया है। अच्छा, फिंगर फिश हमें 1500 रुपये केजी मिलती है, लेकिन तिलापिया हमें 200-250 रुपये केजी मिल जाती है। इसमें कांटे इसमें भी नहीं है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली तिलापिया है और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब फिशरीज को ये एजाज़ हासिल है कि उसने बड़े पैमाने पर तिलापिया काश्त की है। और अच्छा, फिशरीज डिपार्टमेंट में अब जो चीज़ें नहीं लाई गई हैं उसको इन्हांस करने के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सस्ता प्रोटीन सीजन में कम से कम आवाम की पहुंच तक, अब हर किसी की सकत नहीं है कि वो महंगी मछली खरीद सके और अभी हालात आपके सामने हैं। तो किसी ना किसी तरह आपके डिपार्टमेंट ने ये प्लान किया है कि चलें मौसम के लिहाज से सस्ता प्रोटीन आवाम की पहुंच में जो है वो पहुंच जाए। मैं नाजरीन से आपके तवज्जुह से मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। तो मैं नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया कौमी चैलेंज है वो प्रोटीन की कमी है। बिल्कुल। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 42% पाकिस्तानी प्रोटीन की कमी का शिकार हैं और जिसकी वजह से उनकी जहनी ग्रोथ भी मुतासर हुई है। तो हम अगर 42% बीमार कौम के साथ हम चल रहे हैं तो हम किस तरह दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। तो प्रोटीन जो है
सबसे बड़ा बेहतरीन सोर्स जो है और सस्ता सोर्स जो है वो हमारे पास फ़िश है। इसके लिए हुकूमत पंजाब ने भी मौजूदा हुकूमत जहाँ हर शोबे में बेहतरीन काम किया है, तो वहाँ पे उन्होंने फ़िश पे भी इस चीज़ को भी अहमियत दी है और हमें 9 अरब रुपए जारी किए हैं, जिससे हम प्रोटीन की जदीद फार्मिंग की तरफ जाके हम प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जितनी पैदावार हम 1 एकड़ से लेते हैं, केज फिश फार्मिंग से वही पैदावार हम 1 मरले से ले लेते हैं। मीन 1 एकड़ में से हम 80 एकड़ जितनी पैदावार लेने की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी से जारी है। सही मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? जी, फ़िश खाएं और ये ना देखें कि सीज़न कौन सा है। फ़िश प्रोटीन है, जिस तरह आम प्रोटीन है, तो मैं ये कहूँगा कि हेल्दी रहें और अच्छी प्रोटीन और अच्छी खुराक लें। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ग़िज़ाई अहमियत क्या है, किस तरह से मछली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है, इस पर बात होगी। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत आयशा नासिर मौजूद होंगी जो कि हमारी रहनुमाई करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और इसके बाद तो ये है कि मेरा मछली खाने को दिल कर रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और हमने बात करनी है मछली की ग़िज़ाई अहमियत पर। हमारे साथ, जैसा कि मैंने ब्रेक पे पहले जाने से पहले ही आपको बता दिया था कि आयशा नासिर मौजूद होंगी जो कि एक्चुअली मछली की ग़िज़ाई अहमियत क्या है, किस फॉर्म में हम खाएं तो मछली ज़्यादा मुफीद हो सकती है। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि हम बनाने में ही उसकी ग़िज़ाइयत को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो जब आप कुछ अच्छा खा रहे हैं तो वो अच्छा कैसे आप खा सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। आयशा को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, आपका भी दिल कर रहा होगा मछली खाने बिल्कुल, का? मुझे मछली वैसे बहुत पसंद है। मुझे खुद बहुत पसंद है। खैर, मछली मौसम की, जैसे ही हम देखते हैं मौसम तब्दील होता है, हर किसी की फेवरेट होती है। अब ग़िज़ाई अहमियत सबसे पहले बताइएगा और फिर हम इसको किस तरह से इसकी पूरी ग़िज़ाइयत के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताइएगा। जो मछली है हाई इन प्रोटीन एंड हाई इन ओमेगा 3 है। प्रोटीन से मुराद ये है कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो रिपेयर करने में प्रोटीन हमें हेल्प करता है। हमारा बिल्डिंग ब्लॉक बेसिकली प्रोटीन है। वेट लॉस में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। बीमारियों से लड़ने में भी हमें कहीं ना कहीं प्रोटीन चाहिए होता है। सो प्रोटीन के अपने फ़ायदे हैं। ओमेगा 3 जो इसके अंदर मौजूद है, अगर फ़िश की स्किन उतारी जाए तो उसके अंदर एक ऑयल निकलता है और हम बड़े शौक से उसके कैप्सूल जो 6-7 हज़ार के आते हैं वो मार्केट से ख़रीद के खाते हैं अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए और अपनी हार्ट हेल्थ के लिए। फ़िश ऑयल के नाम से वो आते हैं। तो वो फ़िश ऑयल ओमेगा 3 है बेसिकली, और वो सेहत के लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो ओमेगा 3 है वो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। USA में एक रिसर्च की गई 40,000 लोगों की, और उन्होंने देखा कि अगर 40,000 लोगों में से जो लोग हफ्ते में एक दफ़ा मछली का इस्तेमाल करते थे, उनमें हार्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो 15% कम हैं बनिस्बत उन लोगों के जो मछली का इस्तेमाल नहीं करते थे। सो हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। हमारे बालों के लिए, हमारी खूबसूरती के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल फ़िश की बात करें, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर शुगर का कॉन्टेंट ज़रा कम है। ख़वातीन के लिए ये इसलिए अच्छी है, इसके अंदर कैल्शियम है। हमें पता है हमारी हड्डियों के ना मसले मसाइल ही रहते हैं, सारा साल जोड़ों के हड्डियों के मसले मसाइल रहते हैं। जो कैल्शियम है इसके अंदर वो हमारी बोन्स के लिए, हमारी दांतों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह इसके अंदर फास्फोरस है। फास्फोरस भी हम जानते हैं दांतों की और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जिसकी एशियंस को बहुत ज़्यादा कमी है। WHO की रिकमेंडेशन आई है कि पाकिस्तान में या एशिया में कोई बच्चा पैदा होता है, उसको पैदा होते साथ ही विटामिन डी के ड्रॉप्स, तो इतनी डेफिशिएंसी है। बिल्कुल, विटामिन डी बहुत कम खुराक के अंदर मौजूद होता है, मछली के अंदर मौजूद है। सो विटामिन डी एक तो ये कि खुद भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी हेल्प करेगा। तो जो कैल्शियम आप मछली से ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ मिनरल्स जैसे जिंक मौजूद है। कुव्वत मुदाफ़ियत हम लोग करते जा रहे हैं, और जिंक के सप्लीमेंट्स जो हैं वो हम बाहर से खरीद के खाते जा रहे हैं। वही जिंक मछली के अंदर मौजूद है, वही ओमेगा 3 मछली के अंदर मौजूद है, वही कैल्शियम मछली के अंदर मौजूद है। इसका इस्तेमाल हमें बढ़ा देना चाहिए। सो बहरहाल जिंक का बहुत अच्छा, आपने मेडिसिन पे लगाने, ये सब कुछ लेने के लिए आप बिल्कुल इस तरह की अच्छी चीज़ें खाकर भी कमी पूरी कर सकते हैं। और सेलेनियम भी इसके अंदर मौजूद है। सेलेनियम जो है, हमें जो मीठे की क्रेविंग
रही होती है ना बैठे बैठे, वो सेलेनियम की डेफिशिएंसी होती है। हम बड़ा इग्नोर करते हैं उसको, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगता ही नहीं है, मगर उसकी डेफिशिएंसी आपको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग, और मीठे की क्रेविंग वेट गेन कराती है, वेट गेन ओबेसिटी, और ओबेसिटी के साथ ही हार्ट के, शुगर के सारे मसले मसाइल, ब्लड प्रेशर के शुरू हो जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी का शायद आपने सुना हुआ ना? बिल्कुल। आयोडीन मिला नमक पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आयोडीन भी मछली के अंदर मौजूद है। हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज़ मछली का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा प्लीज़ ज़रूर करें। सी फूड उनके लिए वैसे ही बहुत अच्छी होती है, और मछली, क्योंकि प्रॉन्स ऑयस्टर वगैरह हर कोई नहीं खाता, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। मछली भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका हमें फ्लेवर डेवलप नहीं हुआ। बहरहाल जो मछली है वो आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स है। थायराइड से रिलेटेड जिनको मसले मसाइल चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, और ख़वातीन में हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है। लिटरली बंदा बहुत ज़्यादा सफ़र करता है हाइपोथायरॉयडिज्म का, तो उनके लिए सी फूड बहुत अच्छी है और मछली भी बहुत अच्छी है। अब आपने दूसरा सवाल ये पूछा था कि इसको हम किस फॉर्म में लें, जो इसका हम सालन बना के हाल करते हैं ना, प्लीज़ सबसे पहले तो वो छोड़ दें। इतना ऑयल हम उसके अंदर डालते हैं, ऊपर से नमक भी उससे ज़्यादा भरमार। बारबेक्यू और ये जो सालन वगैरह इस फॉर्म में इस्तेमाल ना करें, बेहतर है ग्रिल कर लें इसको। ग्रिल फॉर्म में सबसे बेहतर है। लेकिन हमारे तो लाहौरी खाते ही बहुत शौक से फ्राइड फिश, उसके ऊपर बेसन लगा के उसको तल के, जो उसके अंदर ओमेगा 3 का फायदा होता है ना, वो हमारा ऑयल सारा का सारा। अच्छा, अभी आपने जिक्र कर लिया है तो अली रजा ने हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने रात को स्पेशल हमें दिखाया कि किस तरह से लाहौरी एंजॉय करते हैं मौसम को, और साथ ही साथ मछली की दुकान पर रश कैसे होता है। तो अली की तरफ जाते हैं। जी अली। जी है ना, इस वक्त हम जंग की मशहूर तरीन दुकान असलम दारुल माहिर फ़िश पॉइंट पर मौजूद हैं, और यहाँ पर लाहौरियों की एक बड़ी तादाद है जो अपनी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और फ़िश खा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लाहौरी मौजूद हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? सर्दी का मौसम है और आप यहाँ पर फैमिली के साथ फ़िश खाने हैं, क्या कहना चाहेंगे? फ़िश हाई प्रोटीन डाइट है, तो सर्दियों में ही मौका मिलता है खाने का, और आई लव देयर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द, अच्छी तरह अंदर से पका होता है और खाने का मज़ा भी आता है, और रात को खा लें तो हजम भी हो जाता है। सो इट्स अ गुड टेस्ट एंड गुड क्वालिटी। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ यहाँ पर फ़िश को बनाया जाता है। पहले उससे बेसन के साथ पूरी तरह उसमें बेसन डाला जाता है, फिर उसके बाद उसे यहाँ पर पकाया जाता है, और फिर उसके बाद कस्टमर्स को यहाँ पर खाने के लिए दिया जाता है। ठीक है अली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने रश कैसे है, लेकिन मुझे पता है कि आयशा कभी भी आपको डीप फ्राई फिश खाने के लिए नहीं कहेंगी। क्यों आयशा? अच्छा, वैसे है ना, मैं सच्ची बात बताऊँ, महीने में 1 दफ़ा मैं भी खा लेती हूँ डीप फ्राइड फिश, और मैं सबको कहती हूँ बाहर का खाना ज़रूर खाया करें। ये जो पाकिस्तान में इम्यूनिटी बहुत अच्छी है ना, इसकी वजह हमारे ये गंदे खाने ही हैं। सो बाहर का खाना मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ना खाएं, महीने में 1 दफ़ा बाहर का खाना खाएं। और सर्दियों में बर्गर, शवारमा, उससे बेहतर ये है कि आप बाहर की डीप फ्राइड फिश ही, बेशक हार्ट के मरीज़ और शुगर के पेशेंट्स इस्तेमाल ना करें, लेकिन 1 दफ़ा खा लें। फ़ायदा नहीं देगी, लेकिन आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में कहीं ना कहीं हेल्प इसलिए करेगी कि बाहर का खाना गंदा होता है, वो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मछली के साथ मंसूब हैं कि सर्दी में खानी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मछली जो है वो सर्दी की शिद्दत को कम करती है, गर्मी में मछली नहीं खानी चाहिए, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। अच्छा, जिन महीनों में आर आता है ना, उसमें मछली आप खा सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनमें आप मछली खा सकते हैं। और वैसे वजह ये होती है कि जो बाकी महीने हैं उनमें इनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है, इन्होंने अंडे देने होते हैं, वो वाली इनकी कह सकते हैं इनका जायका भी वैसा नहीं होता, इनकी न्यूट्रिशन भी वैसी नहीं होती जैसी बाकी। और सबसे बढ़ के हमने तो जायका देखना होता है ना पाकिस्तान में, तो बहरहाल इनका जायका वैसा नहीं होता और इनकी न्यूट्रिशन भी वैसी नहीं होती जब आप इनको बाकी सीजन्स में, जैसे मई जून जिनमें आर नहीं आता, आप इनमें इस्तेमाल करते हैं। सो सर्दियों के साथ इसलिए हम इसको मुंसलिक करते हैं क्योंकि गर्मियों में इनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है। सर्दी गर्मी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ, गर्मियों में भी मछली का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर किया करें। 1 दफ़ा विद स्किन करना है, 1 दफ़ा आपने विदाउट स्किन करना है। सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसको सर्दी गर्मी के साथ एसोसिएट ना करें। और ये जो कहा गया कि जी सर्दी की शिद्दत कम करती है, ऐसा नहीं होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सर्दी की शिद्दत कम करे। हाँ, फैट बॉडी में ज़रा बढ़ा लें तो आपको सर्दी कम लगेगी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा। खैर, मुझे ये बताएगा, हम छोटे बच्चों को भी कहते हैं कि उनके लिए फिश बहुत अच्छी है, लेकिन छोटे बच्चों ने तो साथ दूध भी पीना होता है, और कहते हैं कि मछली खाने के बाद आपने दूध बिल्कुल नहीं पीना है।
जो आपने बात की बच्चों के लिए फ़िश बहुत अच्छी है, मैंने ओमेगा 3 का नाम लिया था। ओमेगा 3 ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बच्चे क्लास में बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं, अगर वो ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें तो वो उनकी क्लास में परफॉर्मेंस और ओवरऑल उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर हो जाती है। यानी कि आसान अल्फाज में कहूँ तो जहानत ज़रा बेहतर होती है। जो बादाम के अंदर ओमेगा 3 है वही मछली के अंदर भी ओमेगा 3 है। सो बच्चों की जहानत में, बच्चों को थोड़ा शार्प करने में ये फ़ायदेमंद होती है। अब बात आई दूध की, ये मिथ है। ये बिल्कुल मिथ है कि दूध और मछली का इकट्ठे कॉम्बिनेशन नहीं बनाना चाहिए। कल रात मैंने बनाया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि दूध दही का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नहीं, कल रात मैं खाना खाने गई हुई थी और मैंने मछली के साथ स्मूदी ली, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता। दूध और मछली का आप कॉम्बिनेशन, ये बिल्कुल मिथ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये पता नहीं क्यों एशिया में एक सोच चली आ रही है, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए जी, आप बच्चों को बगैर खौफ के फिश भी खिला सकते हैं और दूध भी आप दे सकते हैं, इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। अच्छा आयशा, जब फिश आप खरीद के लेकर आते हैं उस पर लेमन डालना, उसको नमक लगा के रखना, ये असल में प्रोसेस क्या है और ये कितना ज़रूरी होता है? देखिए, बिल्कुल उसको लेमन और नमक वगैरह लगा के रख दें, उसका ना एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है जो कि थोड़ा सा टॉलरेट नहीं किया जाता। और अगर आप उसको ग्रिल, जैसे मैंने बताया, इसको असल खाने का तरीका और इसको अच्छा खाने का तरीका यही है कि इसको ग्रिल कर लिया जाए। उसमें करना ही आपने ये है कि कट लगा के उसके अंदर मिर्च मसाले जो आपको पसंद है, लेमन, थोड़ा सा अगर आप सिरका लगाना चाहते हैं आप सिरका लगा सकते हैं। जो मिर्च मसाले आपको पसंद है वो आप उसके अंदर लगा के उसको 20 से 25 मिनट या कुछ लोग 1-1 घंटा रखते हैं और कुछ लोग उसके अंदर दही भी लगाते हैं। सो जिस तरह से आप उसको मैरिनेट करना चाहते हैं वही बात, अभी कुछ लोग जो है वो दूध दही का इस्तेमाल उसके साथ बिल्कुल नहीं करते, कुछ उसको मैरिनेट ही दही के अंदर कर देते हैं। सो बहरहाल आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सो आप उसको मैरिनेट करके 20-25 या कुछ लोग घंटा भी रखते हैं, रख लें और उसके बाद आप उसको ग्रिल कर लें। उसका फ्लेवर ज़रा बेहतर हो जाएगा। वो जो एक पंजेंट सी स्मेल आ रही होती है ना मछली के अंदर से, जो टॉलरेट नहीं की जाती है और बच्चे फिर खाते नहीं है, वो ज़रा कम हो जाती है। सही। अब हम देखते हैं मछली के कबाब भी लोग बना लेते हैं, सालन भी बना लेते हैं, तो इससे क्या अफादियत कम तो नहीं हो जाती है? सालन बनाने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर आपने सालन में भून के उसका बुरा हाल कर दिया या आपने उसको 2 घंटे पकाया तो फिर ज़ाहिर है उसकी सारी अफादियत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। मछली के कबाब का भी सेम वही बात है कि आप बिल्कुल बना सकते हैं, कम से कम ऑयल के अंदर, वही डीप फ्राई नहीं कर लेना उसको, कम से कम ऑयल के अंदर बनाएं उसको। और उसको बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, सिर्फ इतना पकाएं कि वो पक जाए। उसको भून के या उसको ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे फिर ज़ाया होंगे। सही। कुछ पेशेंट्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने कहा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अच्छी है। हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगी? हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स इसका मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। हर एक का ब्लड प्रेशर जो है वो वेरी करता है। मतलब जिन लोगों का यूजुअली मसला रहता है लेकिन दवाइयों से मैनेज है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी हथेली के साइज़ जितना, इससे ज़्यादा उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं करना। हर एक की रिक्वायरमेंट उसके मतलब हथेली के बराबर है, हथेली के साइज़ जितना इस्तेमाल करना है। और साथ में मतलब ये नहीं कि आपने पूरी मछली ग्रिल करके खा लिया, साथ में कोई कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी चावल ऐड कर लें और साथ में सिर्फ इतना सा मछली का टुकड़ा रख लें। बहुत ज़्यादा नमक इसको नहीं लगाना। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें वो। ठीक है। और इसके साथ फ्राइड फिश तो उनको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। फ्राइड फिश तो ब्लड प्रेशर के, कोलेस्ट्रॉल के, हार्ट के पेशेंट्स, 3 लोगों के लिए तो मुकम्मल तौर पर मना है। ठीक है। हार्ट पेशेंट के लिए कहते हैं जी फिश बहुत अच्छी है, किस तरह से ये बता दीजिए। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया, जो फिश की जब हम स्किन उतारते हैं अंदर से एक ऑयल निकलता है फिश ऑयल, और हम उसके कैप्सूल लेके खाना पसंद करते हैं, हम उस ऑयल को खाना पसंद नहीं करते। खुदारा उस ऑयल का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको ये नहीं पता आप जो 6-7 हज़ार की दवाई लेके आ रहे हैं वो असली है वीक नहीं है। सो उसको स्किन के साथ हफ्ते में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। पोर्शन साइज उसका यही रखें कि आप एक हथेली के बराबर इस्तेमाल कर लें। ये सबसे मुश्किल है, इतना कम खाता कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो बहरहाल उसको एक हथेली के बराबर इस्तेमाल कर लें। जो इसके अंदर ओमेगा 3 है वो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में फ़ायदेमंद साबित होगा। जब कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा तो इनडायरेक्टली आपका ब्लड प्रेशर भी मैनेज हो जाएगा। सो कोलेस्ट्रॉल LDL होता है जिसे हम चाहते हैं कि हमारी LDL बेसिकली ऐसा फैट है जो हम चाहते हैं बॉडी के अंदर ज़रा कम रहे। HDL ऐसा फैट है जो हम चाहते हैं बॉडी के अंदर ज़्यादा रहे। तो जो फिश है वो LDL को नीचे कर देती है, HDL को ऊपर कर देती है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट आपने कहा कि खा सकते हैं फिश, लेकिन अब हमने क्वांटिटी मैटर करती है कि कितनी। अब 2 टाइम भी अगर आप दिन में खा रहे हैं या आप हर रोज़ खा रहे हैं तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये जो हम लोग कहते हैं ना मछली गर्म होती है, बेसिकली होता क्या है, जब मछली डाइजेस्ट होती है ये थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करती है। अब 1 दिन हो गई दूध, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया,
आखिरकार जो है वो बॉडी वो हार जाएगी उसके आगे। फिर बॉडी में वही जो साइन एंड सिम्टम्स, मुंह पे पिंपल, कोई मसला बॉडी के अंदर चल रहा है, वो हमारे फेस पे सबसे पहले ये इस तरफ मैंने आना था, बहुत सारी लड़कियां ये कहती हैं हमने फिश खा लिया तो हमारे मुंह पे पिंपल। अगर जरूरत से ज्यादा खाइए 1 किलो, जो हम करते हैं कि जैसे कि अभी असलम दारुल माही की आई गेस मछली थी, अगर हम खाने जाएंगे 1 किलो से कम तो नहीं खा के आएंगे, तो फिर वाकई ही पिंपल्स, ये इसका पोर्शन साइज बनता है और अब आप खुद ही देख लें हम कितनी खाते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो फिर वाकई पिंपल्स, और वो पिंपल्स क्यों निकलते हैं, बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी ने उसका साइन एंड सिम्टम सबसे पहले आपके मुंह के ऊपर देना है। या हल्के पड़ने लग जाएंगे, थोड़ी सी स्किन ड्राई होने लग जाएगी, डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, गर्मी के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। और मछली गर्म नहीं थी, तरीका हमारा गलत था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आपने बता दिया जो पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के हैं, वो कितनी मछली। अब शुगर पेशेंट्स को बार बार भूख लगती है, बार बार क्रेविंग होती है, मौसम की मुनासबत से अगर उन्होंने एक टाइम खा ली है, दूसरे टाइम में भी अगर वो फिश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल क्या उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है? हर एक के लिए ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। मछली की हर एक की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो उसकी हथेली, गोश्त कोई भी हो वो आपने अपनी हथेली के बराबर इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है वो मसले मसाइल लेकर आएंगे। अब जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए फिर आइडियल ये है वो उसको सालन की बजाय इसको स्नैक के तौर पर इस्तेमाल कर लें। इतना सा टुकड़ा फिश का ग्रिल करके वो उसको एज अ स्नैक इस्तेमाल कर लें। बार बार भूख लग रही है, बेवक्त भूख का हल निकाल लें मछली के अंदर, बजाय इसके कि उन्होंने इसको एज अ मील लेना है। क्योंकि होता है मील में हमें तो पूरा बॉल चाहिए होता है ना सालन का, सो मील में हमारा गुजारा भी नहीं होता, हमारी सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती। आप इसको एज अ स्नैक ले सकते हैं, थोड़ी सी ग्रिल्ड फिश ले लें एंड उसके साथ आप जाहिर है कोई ना कोई सौते वेजिटेबल्स या कुछ ना कुछ उसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, हेल्दी स्नैक बन जाएगा शुगर के पेशेंट्स के लिए। शुगर के पेशेंट्स के लिए, और ऑब्वियसली वो जैसा कि बार बार क्रेविंग वाला वो आपको जैसे आयशा ने बताया वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए मछली जो है वो साल में बड़े लिमिटेड हमारे पास महीनों में आती है, ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन इसको इतना इस्तेमाल नहीं करना कि ये फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान देना शुरू कर दे। ओमेगा 3 भी अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो हार्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय उनकी वजह बनना शुरू कर देगा। शुगर को सॉल्व करने की बजाय शुगर की वजह बनना शुरू कर देगा। ब्लड प्रेशर को सॉल्व करने की बजाय उसकी वजह बनेगा। सो इसको शिफा के तौर पर इस्तेमाल करें, इसको इतना इस्तेमाल ना करें कि ये वबा। और मियाना रवि कहा जाता है ना कि इत्तदाल से चलें तो वो कोई भी तरीके से चलें, जो तरीका बताया उस तरीके से। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा ने हमें बताई है मछली की ग़िज़ाई अहमियत और किन किन अमराज में मछली जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, किस तरह से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब आयशा ने कहा है कि आपने ग़िज़ाइयत भी बरकरार रखनी है, ग्रिल फिश रिकमेंड किया है, तो सायरा बासित हमें ज्वाइन करेंगी और बताएंगी कि ग्रिल फिश आप घर में किस तरह से बना सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको तरीका बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक से पहले आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद थी जो कि बता रही थी कि मौसम के लिहाज से मछली का इस्तेमाल तो आप ज़रूर करें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मछली का बेहतर फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वो जो मिथ हम हर घर में सुनते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मछली खाने के बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। आयशा ने वाज़े तौर पर यह भी हमें बताया है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो कि फ़िश खाते हैं लेकिन प्रेफर ये करते हैं कि वो दुकानों पर जाएं, बाहर जाएं और बाहर से वो फ्राइड फ़िश खाएं, उससे आफादियत बिलाशुबा कहीं ना कहीं जो है वो कम हो जाती है। बेहतर यही होता है कि अगर आप फ़िश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्रिल फ़िश, क्योंकि उससे आफादियत भी मछली की रहती है और इसके साथ साथ आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं, जैसा कि हार्ट पेशेंट का जिक्र किया, डायबिटीज़ के पेशेंट का जिक्र किया, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट का जिक्र किया कि उनके लिए बेहतर तरीका कौन सा है, वो किस तरह से फ़िश खा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं सायरा बासित की तरफ, उनसे जानते हैं कि ग्रिल फ़िश किस तरह से बनाई जा सकती है। जी सायरा बताइएगा, आज हम बात कर रहे हैं मछली की, तो ग्रिल फिश आप हमें बताने जा रही हैं, कैसे बनाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। जी मैं बहुत ही आज इजी सी एक डिश लेकर आई हूँ और ये वैसी नहीं होगी कि कोई फीकी सी हो। आप इसको बहुत ही कम ऑयल में, जैसे कि 1 टीस्पून ऑयल मैंने इसमें आज यूज किया है और हर तरह का, सिर्फ पेशेंट ही नहीं बल्कि बच्चे कोई भी खाएगा तो वो बहुत हेल्दी है। जी इसकी रेसिपी की तरफ आया ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सायरा जी। तो मैंने लिया था फिश फिले, ठीक है, ये मैंने बोनलेस लिया, आप बेशक बोन्स वाला भी फिश ले सकते हैं, ठीक है। उसके इसमें मैंने लगा लिया सरसों का तेल, जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने 1 से 2 टेबलस्पून आप सरसों का तेल ले लें, ठीक है। और उसमें मैंने डाला था लेमन जूस और थोड़ा सा सूखा धनिया,
जीरा जो कि भुना हुआ और कुटा हुआ था, उससे टेस्ट में बहुत फर्क आ जाता है। ठीक है जी। और एक टीस्पून चिकन टिक्का मसाला, वो अगर आप घर में बनाओ तो बेस्ट है, लेकिन अगर बाजार का ले सकते हो तो वेल एंड गुड। साथ में 1 टीस्पून चाट मसाला, नमक और मिर्च आपकी टेस्ट के मुताबिक होगा। ये चीजें लगा के आपने तकरीबन, क्योंकि मेरे पास बोनलेस फिश है तो मैंने इसको तकरीबन घंटा दिया है, लेकिन अगर ये होगी बोन्स वाली फिश और उसके ऊपर स्किन भी होगी तो ये कम से कम 3 से 4 घंटे लेगी मैरिनेशन के लिए, और इसकी जो स्मेल है वो भी नहीं होगी। ठीक है ना? सही। बस इसको हमने मैरिनेट किया, क्योंकि इसके अंदर ऑयल है, तो बस मैंने अपनी ग्रिल्ड पैन को थोड़ा सा गरम करके उस पर फिश रख दी, और अब ये फिश फ्राई हो रही है और तकरीबन फ्राई होने के नजदीक है। सही। और आयशा, हम चाहेंगे कि फिश की आप फ्राई तो कर रही हैं, इसकी शक्ल दिखा दीजिएगा हमारे नाजरीन को कि फ्राई हो रही है तो फिश की रंगत कैसी है। जी, बस मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो पीस हमारा तकरीबन डन है, और ये आपको अगर कैमरे में नजर आ रहा हो, आपको नजर आ रहा है कैमरे में? बिल्कुल जी। ये थोड़ा सा मैंने लाइट ही रखा है, अगर आपको डार्क करना है तो आप थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और इसको और ज्यादा तेज कर लेंगे। ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएगा, फ्लेम आपने कितनी रखनी है? कुछ लोग बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे भी बना लेते हैं तो वो जल सी जाती है। हाँ, नहीं, आपने क्या करना है कि पहले फुल ग्रिल्ड पैन को यूज करने का तरीका ये है कि पहले फुल हीट रखनी है, जो उसमें से धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। आपने उसके ऊपर गरम के ऊपर फिश रखी और फिर हल्की आंच कर दी, फिर हल्की आंच करके अगर बोनलेस है तो ईच साइड 5 मिनट्स को इसको टाइम देना है, और अगर बोन्स वाली है तो वो 7 से 8 मिनट लेगी एक साइड को पकने में। ठीक है। अच्छा, मुझे सारा ये भी बताइएगा, फिश की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो हर टाइप ऑफ फिश को इतना ही टाइम दिया जाता है? मैरिनेशन का एक ही तरीका होता है इसका क्या? नहीं। आप देखिए कि जैसे कि अगर कोई छोटे साइज की फिश है तो वो कम टाइम लेगी, लेकिन अगर बड़ा साइज है तो वो ज्यादा टाइम लेगी। दूसरी बात ये कि जैसे कि अभी वो डॉक्टर साहब कह रही थी कि उसको आपने उसकी स्किन समेत बनाना है, तो जब स्किन समेत आप कोई भी चीज बनाते हैं तो वो मैरिनेशन का टाइम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर पोर करेगा ना सब कुछ। तो अगर आपने स्किन उतारी हुई है तो कम टाइम लेगा। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि आप समझे कि एक बड़ा पीस है, जैसे आप बड़ा गोश्त पकाते हैं तो उसको पकाने का टाइम डिफरेंट होता है बनिस्बत छोटे गोश्त के। तो इसी तरह मछली का भी है कि अगर वो बहुत बड़े साइज की तो वो ज्यादा टाइम लेगी मैरिनेशन में भी और कुकिंग में भी। सही। तो अगर आपकी फिश तैयार हो चुकी है तो हमारे नाजरीन को इसकी रंगत भी दिखाएं और बताएं कि इसको सर्व हम किसके साथ करेंगे। जी, ये सैलेड के साथ रखा है, क्योंकि मैं इसको सैलेड के साथ खाती हूँ और भर भर के, मतलब तकरीबन इतनी सारी सैलेड मैं खा लेती हूँ, और लेकिन पीस मैं इतना लेती हूँ फिश का, बिल्कुल इतना। ठीक है। और अगर आपको दिल चाहे तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बड़ी ही मजे की चटनी बनती है। मैं जल्दी से आपको इसकी चटनी भी बता देती हूँ। आपने क्या किया कि इमली आपने भिगो दी, और अगर आपके पास टाइम है, वरना आप गर्म पानी में इमली को तकरीबन 10 से 15 मिनट डालें और उसको अच्छा सा उसके गिटके निकाल दें। ठीक है जी। जब वो निकल गई उसको थोड़ा सा कुक किया और उसमें जरा सा गुड़ डाल दिया, बिल्कुल 1 चमचा। ठीक है जी। वो पक गया, फिर उसमें आपने थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया, और साथ में उसमें धनिया पुदीने की जो हम चटनी बनाते हैं ना, वो थोड़ी सी जितनी भी आपको पसंद हो, लेकिन पुदीना इसमें ज्यादा जाएगा, वो आपने अच्छी सी ब्लेंड करके वो इसमें चटनी डाल दी, और फिर वो आप उसके साथ रोटी के साथ ये खाएं तो आपको मजा आ जाएगा। सही। तो बहुत जबरदस्त रेसिपी शेयर कर दी है, और घर में आप किस तरह से फिश के साथ मजे की चटनी बना सकते हैं सायरा ने वो भी हमें बता दी। थैंक यू सो मच सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मजे की रेसिपी जो आपने हमें बताई है। आई होप देखने वालों को भी पसंद आएगी और आप घर में भी जरूर ट्राई करेंगे। नाज़रीन, हमें चलना है, एक तरफ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम में अभी हम बात करने वाले हैं फाइनली कल फिरदौस मार्केट अंडरपास, इसका नाम है जी लाल शहबाज कलंदर अंडरपास, उसका इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला ने इफ्तिताह किया है, तो आवाम जो कि बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि अंडरपास कब मुकम्मल होगा, ऑब्वियसली ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर थी। तो फरहान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अंडरपास बनने के बाद ट्रैफिक रमा दमा है, क्या कोई वहाँ पर मसाइल तो नहीं है, और जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं शहरी किन तासुरात का इजहार कर रहे हैं। जी फरहान बताइएगा, अंडरपास खुल चुका है, ट्रैफिक रमा दमा है, शहरियों के क्या तासुरात हैं?
देखिए, शहरियों ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि इस अंडरपास से कब यहाँ पर एक इशारा हुआ करता था, सिग्नल हुआ करता था जहाँ से गुजरना जो है शेर लाने के मुताबिक था। और ख़ास तौर पर पीक का जिस वक्त टाइम्स होते थे, दफातर की छुट्टी का टाइम होता था या सुबह सवेरे लोगों ने दफातर स्कूल जाना होता था, उस वक्त यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल काम था और जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों पर मुहित हो जाता था। ना सिर्फ टाइम का ज़िया होता था बल्कि पेट्रोल का भी ज़िया होता था। ताहम अब 5 माह 20 दिन की 5 माह 20 दिन के बाद इस अंडरपास की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर आला पंजाब है उनकी जानिब से इसका इफ्तिताह किया गया था और 1 अरब 75 करोड़ इस मनसूबे के ऊपर लागत आई है। इस मनसूबे से सेंटर पॉइंट, MM आलम रोड, कैवलरी ग्राउंड, फिरदौस मार्केट, DHA, हुसैन चौक और वाल्टन से आने जाने वाली ट्रैफिक की को यहाँ पर सहूलत मैसर होगी और ट्रैफिक का जो फ्लो है उसमें यकीनी तौर पर और जो फ्लो है उसमें बहुत बेहतरी देखने में आएगी, क्योंकि अंडरपास से इशारा ख़त्म हो गया है। आप मेरा कब में भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक बिला किसी तातुल। ठीक है फरहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद थे और वाकई ऐसा हुआ भी है, हम ट्रैफिक का फ्लो देख रहे हैं काफ़ी हद तक बेहतर भी हुआ है क्योंकि सिग्नल फ्री है। तो वो बारहा जो हम देखते थे कि ट्रैफिक का दबाव हो जाता था वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ है और 5 माह 20 दिन बाद बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि अंडरपास पर ट्रैफिक रवां दवां है। शहरी भी इस चीज़ को लेकर खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जहां पर वक्त का ज़्या होता था वहां पर पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता था। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं अपने सेगमेंट्स, जिनमें सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, आज हमारे पास हैं डिफरेंट मोबाइल रेट्स। तो आपको बताएंगे कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिल सकता है। पहला मोबाइल है क्यू मोबाइल नॉयर E8 और इसकी प्राइस है 27,500 रुपये। क्यू मोबाइल नॉयर Z12 20,500 रुपये में आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल क्यू मोबाइल नॉयर A1 लाइट 17,500 रुपये। क्यू मोबाइल व्यू मैक्स प्रो और इसकी कीमत है 13,900 रुपये। मोबाइल रेट्स नाज़रीन आपने जान लिया। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जान लेते हैं आज के भाव। जी नबील हमारे साथ मौजूद है। नबील बताइए सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? जी अगर बात की जाए आज के फलों और सब्जियों की रेट की, तो आज के सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फलों और सब्जियों की कीमतों में जो है वो कल की निस्बत आज इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। शहरियों की जानिब से ये शिकायत सामने आ रही हैं कि जो सरकारी सतह पर जो सब्जियों की रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक ओपन मार्केट में अशिया दस्तयाब नहीं है। अगर बात की जाए सेब की, अनार की, अंगूर की और दीगर जो मौसमी फ्रूट है उनकी अगर बात की जाए तो उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह अगर सब्जियों की बात की जाए तो आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इन तमाम अशिया की कीमतों में आज भी इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया खरीदने में दुश्वारी और मुश्किलात का सामना है। नबील मलिक बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मीट रेट्स में आपको बताऊंगी, ज़ेनिथ शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से आप बीफ पर केजी खरीद सकते हैं 450 रुपये में और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 850 रुपये किलो में। जी तो मटन पर केजी यहाँ पर अवेलेबल होगा 1350 रुपये में। मटन मिन्स आप खरीद सकेंगे 1650 रुपये में। और इसके बाद जी हमारे पास है चिकन रेट। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट में आपको जिंदा मुर्गी मिलेगी 200 रुपये किलो में और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 290 रुपये किलो में। अब शामिल कर लेते हैं एग रेट। सबसे पहले है मेरे पास रिटेल प्राइस और रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 176 रुपये दर्जन में। होलसेल से खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो 2 रुपये आप बचा सकते हैं और 174 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद गोरमे के रेट हमारे पास हैं। गोरमे पे अगर आप जाएंगे 175 175 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन रेट्स क्या है ये तो आपने जान लिए। आप बचत कैसे कर सकते हैं आपको बताएंगे बचत बाजार में। जी तो ब्रांड्स कौन कौन से हैं जहां पर आप जाएंगे तो आप सेल से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला ब्रांड है खादी जहां पर अप टू 50% ऑफ है।
इसके बाद गुल अहमद पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% यहाँ पर भी ऑफ। सना सफीनास पे अगर आप जा रहे हैं तो अप टू 60% ऑफ है यहाँ। नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास है जी लॉरेंस पर, अगर आप जाएंगे तो अप टू 50% यहाँ पर भी ऑफ है। सो नाज़रीन, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं और जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपके साथ शेयर करते हैं। सो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह कल जिंदगी रही तो सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।